परम इकबाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज और एक नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेल, है ना। तो हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के बारे में अपन पूरा इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा जो वीडियो रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा। इसमें कुछ चीज़ें जो बाकी रहेगी अपन अगले वीडियो में शेयर करेंगे, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो साथ साथ में अगला वीडियो भी ज़रूर देखना है, तभी आपको पूरा सेल के बारे में पता चलेगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सेल, है ना। तो सेल हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे कोशिका, ठीक है ना। तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। और जो बायोलॉजिकल नेम है सेल का वो क्या है, साइटो, ठीक है ना। तो हम सेल को साइटो नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम, है ना, जब भी, है ना, इसका बायोलॉजिकल नेम को क्या बोलते हैं, साइटो, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जब हम सेल की स्टडी करते हैं या फिर सेल का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर कोशिका का अध्ययन करें तो कोशिका ही बोलेंगे, ठीक है ना। जब कोशिका का हम विस्तार में अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या, अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार है, अलग अलग प्रकार की सेल होती है, तो सारे सेल का स्टडी हम किस में करते हैं, साइटोलॉजी में। तो सेल की खोज कब हुई थी, 1665 में, ठीक है ना। सेल की खोज कब हुई थी, 1665 में। और किसने की थी सेल की खोज, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो जो सेल की खोज हुई थी वो 1665 में, और किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। इसके बाद में लिविंग सेल, है ना। तो लिविंग सेल मतलब जो जीवित कोशिका होती है उसकी खोज किसने की थी, एंटोइन लियोन हाक, है ना। तो लियोन हाक या फिर एंटोइन लियोन हॉक ने किसकी खोज की थी, लिविंग सेल की या फिर जीवित कोशिका की। और इसको जो कोशिका का सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने, है ना। जो सिद्धांत कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। अब जब हम पूरी सेल की स्टडी करेंगे साइटोलॉजी में तो सबसे बड़ी कोशिका, है ना, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। जो हम साइटोलॉजी में अगर सेल की स्टडी करेंगे तो जो सबसे बड़ी सेल होगी वो कौन सी रहेगी, सबसे छोटी कौन सी रहेगी, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल कौन सी रहेगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटी रहेगी वो क्या रहेगी, माइकोप्लाज्मा, और जो सबसे बड़ी रहेगी वो क्या रहेगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना। अब हम पूरी सेल की स्टडी करेंगे तब हम देख रहे हैं कि साइटोलॉजी में हम जब स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी सेल। पर जब हम मानव के शरीर में या फिर एक ह्यूमन बॉडी में हम जब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है और सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो ह्यूमन बॉडी में मानव में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, ओम, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, ओम। लेकिन सबसे छोटी सेल अलग होती है जिसका नाम क्या है, स्पर्म, है ना। तो मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है, ओम, और सबसे छोटी कौन सी होती है, स्पर्म, है ना। अब मानव में सबसे लंबी मतलब देखो, बड़ी और छोटी एक अलग चीज होती है, लंबी मतलब उसकी लेंथ, ठीक है ना, लंबाई। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन, ठीक है ना। तो न्यूरॉन भी एक क्या है, एक सेल होती है, नर्व सेल होती है, जो कि हमारे बॉडी में, शरीर में इम्पल्स को ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। तो ये मानव में सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। अब अपवाद इन सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा अपवाद सेल डिवीजन किस में होता है, नर्व सेल में, ठीक है ना। नर्व सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन, ठीक है ना। तो अपवाद सेल डिवीजन मतलब, कहने का मतलब है सेल डिवीजन कहाँ पे नहीं होगा। देखो, जैसे हमारी सेल होती, जनरली हमारी जितनी भी सेल होती बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, अगर किसी प्रकार से रप्चर होती या डैमेज होती तो हमारी सेल वापस रिपेयर हो जाती है और नई सेल बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी नर्व सेल अगर किसी प्रकार से डैमेज हो गई या फिर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ तो हमारा एक पार्ट अगर पैरालाइज हो जाता है तो वो किसी प्रकार से वापस रिपेयर नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होती है उसमें क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी है ना वापस से रिपेयर नहीं कर पाती है। तो जो नर्व सेल होती है उसमें
क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। पर सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी सेल डिवीजन किस में होता है, लीवर में, है ना, किस में होता है, लीवर में। तो जो लीवर सेल होती है वहाँ पे क्या होता है, अगर लीवर को अगर हमने काट दिया है या लीवर को काट के अलग कर दिया तो वहाँ पे, या फिर लीवर कैंसर हो गया तो हम लीवर को काट के अलग कर देते हैं, तो उस कंडीशन में लीवर में बहुत जल्दी सेल डिवीजन होता है। रीजनरेट की कैपेसिटी लीवर की क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी, है ना, हमारे शरीर की है ना सेल क्या होती है, एक संरचनात्मक, है ना, जो हमारे इस सेल की जो संरचना जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी का, वो और क्या है, फंक्शनल, जो कार्य कर रही है वो कौन है, हमारी सेल, ठीक है ना। तो सेल क्या है, एक हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। बहुत सारे सेल से एक टिश्यू बनता है, ठीक है ना, वो टिश्यू से क्या हमारी बॉडी ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से क्या बनता है, हमारी बॉडी बनती है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा जो मकान बनता है उसी तरह हमारे क्या बनते हैं, हमारी बॉडी भी उसी तरह ही बनती है, क्योंकि हमारी जो हम मकान बनाते हैं तो पहले एक ईंट लेते हैं, फिर एक ईंट से एक दीवार बनाते हैं, और दीवार से बहुत सारी दीवार मिलकर हम क्या एक मकान बनाते हैं, और मकान पूरी तरह तैयार होता है। तो ऐसे हमारे बॉडी भी होती है कि पहले हमारे एक सबसे छोटी सेल होती है, सेल के बाद में क्या होता है, एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलकर क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन्स बना लेते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, एक हमारा बॉडी, ठीक है ना, सिस्टम, और सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। वो सभी है ना एक दूसरे से करंटली रहते हैं, या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और हमारे बॉडी को चलाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी मान लो अगर एक सेल मिलकर एक टिश्यू बना रही है, तो हमारी जो सभी सेल है वो सब सेल एक जैसा ही काम करेगी। उस टिश्यू का वर्क कैसा रहेगा, जो एक हमारी सेल रहेगी उसी प्रकार सारे सारे सेल के वर्क भी सेम रहेंगे, ठीक है ना। और उसी टिश्यू से मिलकर मान लो अगर किसी प्रकार का एक ऑर्गन बना हुआ है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, तो वो सारे टिश्यू का वर्क या फिर कार्य कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो लगभग सारे काम है ना एक दूसरे से करंटली जुड़े हुए रहते हैं, और सेम वर्क रहता है, और वो ऑर्गन सेम काम करता है, उस ऑर्गन की सारी सेल एक जैसा काम करेगी, उसके टिश्यू एक जैसे काम करेंगे, और वो ऑर्गन्स मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम भी लगभग हमारा जो सिस्टम बना हुआ रहता है हमारे बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो वो सिस्टम भी है ना सारे ऑर्गन्स है ना एक जैसे सेम वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे ऑर्गन्स है हर एक सिस्टम के रहते हैं वो लगभग सेम वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन्स से मिलकर हमारी क्या बनती है, सिस्टम, और सिस्टम से हमारा क्या बनता है, एक बॉडी बनती है। तो लगभग हमारी बॉडी है ना बराबर प्रॉपर तरीके से वर्क करती रहती है, ठीक है ना। तो हमारी जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, सेल, ठीक है ना। अब सेल की विशेषता है ना, तो जनरली सेल के कैरेक्टर से या फिर जनरली सेल की विशेषता क्या होना चाहिए, तो हमारी जो सेल की जनरली कैरेक्टर्स, मतलब जब हमारी एक जीवित सेल है तो उसको जनरल चीज़ें क्या चाहिए, है ना, उसकी ज़रूरतें क्या है, ठीक है ना। तो जनरल कैरेक्टर्स या फिर जनरल विशेषता बोल सकते हैं अपन, वो हमारी एक सेल के होने क्या चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए, हमारी जो जनरल सेल होती है उसके फर्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन। अब देखो हमारी बॉडी को अगर हम न्यूट्रिशन देंगे, हमारे सेल को न्यूट्रिशन देंगे, तभी हमारी सेल क्या रहेगी, हमारी जीवित रहेगी। साथ ही साथ दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, है ना। तो हमारी सेल जो होती है ना उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है ना। तो ये एक जनरल कैरेक्टर है, ठीक है ना, एक जनरल विशेषता होती है। उसके बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करने की, है ना, एनर्जी क्या प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, किसमें, सेल में। अब एनर्जी जब हमारे सेल में क्या होगी, ऊर्जा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी जनरली होती है, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार का न्यूट्रिशन आया है तो उस न्यूट्रिशन का मेटाबॉलिज्म कर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी हमारी सेल के अंदर होती है। उसके बाद में है जब हमारे बॉडी के अंदर जब हमारे सेल के अंदर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल के अंदर क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगी,
सेल की ग्रोथ भी होगी, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारी सेल की ग्रोथ के साथ में क्या, रिपेयर भी होगी। अगर किसी प्रकार का डैमेज हुआ तो वहाँ पे रिपेयरिंग करने का काम, जैसे हम कई योजनाएं देखते हैं या फिर कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं जहाँ पे कुछ मैनेजिंग ऐसे रहते हैं कि अगर किसी प्रकार का डैमेज हुआ तो तत्काल वहाँ पे रिपेयर होता है। वैसे हमारी बॉडी सॉरी हमारे सेल के पास भी ऐसी कैपेसिटी होती कि उसके पास अगर किसी प्रकार की एनर्जी आई या फिर उसके पास कोई एनर्जी रही तो वो है ना ग्रोथ करती करती साथ साथ क्या करती है, रिपेयर करने का कार्य भी खुद ही हमारी सेल करती है। ये है ना एक जनरल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे सेल के, एक जनरल क्या होती है, विशेषता होती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक्टिविटी, तो हमारे सेल को जितनी भी एक्टिविटी करवाने की क्या होती है, जितनी भी एक्टिविटी हमारे सेल के अंदर होती है वो एक विशेषता होती है हमारे सेल की, तो वो एक्टिविटी भी ऑटोमेटिक हमारी सेल करती रहती है। रिप्रोड्यूस करने की भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है हमारे सेल के अंदर। हमारे सेल है ना, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है, केवल नर्वस सेल को छोड़ के जितनी भी सेल होती है वो सारी कैसी होती है, रिप्रोड्यूस हो जाती है। तो जैसे एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ भी होगी, रिपेयर भी होगी, एक्टिविटी भी रिस्पॉन्स देगी, रिप्रोड्यूस भी होगी, है ना, नई कोशिका का भी निर्माण करेगी। साथ ही साथ मीडिया, मीडिया क्या है, जो एनवायरनमेंट या फिर हमारे वातावरण में रहने के लिए हमारे एक मीडिया फिक्स रहता है कि हम किस वातावरण में जीवित रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे हमारे सेल के एक विशेषता होती है कि हम इस मीडिया को तैयार करें ताकि हम इस इन्वायरमेंट में या फिर हम इस वातावरण में क्या जीवित रह सके। ऐसा हमारे बॉडी में एक हमारे सेल के अंदर एक मीडिया तैयार हो जाता है, जिसके कारण हमारी ना तो किसी प्रकार से हमारी सेल डैमेज होती है, ना उस सेल की डेथ होती है, ठीक है ना। तो हमारे सेल ऑटोमेटिक एक मीडिया एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारे सेल क्या कर लेती है, एक मीडिया तैयार कर लेती है ताकि हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट में जीवित रहे या फिर हमारे उस वातावरण में जीवित रह सके, ठीक है ना। अगर हमें अलग अलग मीडिया हमें पहुंचाते हैं तो हम ऑब्वियसली, अगर मैं हिमाचल पे अगर मैं इस ठंड के मौसम में पहुंच जाता हूं तो मुझे जरूर 100% मेरी कुछ सेल तो रप्चर हो ही जाएगी, डैमेज होगी, क्योंकि मेरा जो मेंटेनेंस है यहाँ का इस एनवायरनमेंट जीवित रहने का बना हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से मेरी बॉडी ने क्या किया है, मीडिया तैयार कर रखा है। लेकिन अगर मैं ऐसे हिमाचल प्रदेश चल जाऊँगा तो इतनी ठंड होने के कारण वहाँ पे मेरी सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो मैं बहुत जल्दी मेरी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मेरी सेल क्या एक मीडिया तैयार करके रखती है कि मैं इसी वातावरण में जीवित रह सकूं या सर्वाइव रह सकूं। ऐसा हमारे सेल की क्या एक विशेषता होती है। उसके बाद में रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, हमारे सेल है ना अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्स शो करती है कि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हमारी सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स करती रहती है, एक उत्तेजित करती रहती है कि हमारे सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे सेल को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, हमारे सेल में किसी प्रकार का डैमेज हुआ तो उस प्रकार से रिस्पॉन्स हमारे सेल की एक विशेषता होती है कि वो हमें रिस्पॉन्स देती रहती। साथ ही साथ रिस्पॉन्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस एंड टॉक्सिन सब्सटेंसेस, तो ऐसे तत्व जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक्स उत्पन्न करें, जहरीले होते हैं, साथ ही बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उनके प्रति भी हमारी सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का वायरस आया या फिर किसी प्रकार का बैक्टीरिया आया, किसी प्रकार का ड्रग्स टॉक्सिन्स आ गया हमारे बॉडी के अंदर, तो ऐसे समय में हमारी सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स शो करती है कि इन्हें तत्काल बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा हमारी सेल क्या करती है, रिस्पॉन्स देती रहती है। तो ये एक हमारे सेल की क्या होती है, जनरल विशेषता होती है या फिर हमारे सेल के क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सटेंशन है ना, मतलब ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारे सेल में तैयार होते हैं। अब देखो हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, जब उपापचय होगा, चयापचय होगा, तो कुछ मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे, ठीक है ना, जो उत्सर्जी तत्व भी निकलेंगे, तो उन्हें बाहर निकालने का कार्य भी कौन करेगी, हमारी सेल करेगी, ठीक है ना। तो सेल का है ना एक्सट्रैक्शन करने का कार्य भी हमारे सेल का होता है। तो
हमारा जो भी टॉक्सिन सब्सटेंसेस होते हैं या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम भी होता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो मेरा ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।